स्वागत है सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। आज की क्लास में हम सीधे उस दौर में चलते हैं जिसने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, यानी कहाँ शिकार के लिए भटकना और कहाँ एक जगह बस कर खेती करना। इसे ही हम ऐतिहासिक भाषा में नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हजारों साल तक लगातार घूमने और प्रवास करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों ने एक ही जगह पर परमानेंटली रुकने का फैसला कर लिया? सोचने वाली बात है ना? आज की इस क्लास में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे संग्रह से उत्पादन तक का सफर, फिर जानवरों की डोमेस्टिकेशन, उसके बाद स्थायी जीवन और भंडारण, फिर आएगा हमारा नवपाषाण तकनीकी लीप, और आखिर में देखेंगे कि ये शुरुआती गांव आखिर लगते कैसे थे। तो पहला खंड देखते हैं, संग्रह से लेकर उत्पादन तक। बात करीब 12,000 साल पहले की है। उस समय दुनिया का मौसम तेजी से बदल रहा था और उसके साथ ही बदल रहे थे खाने के लिए उपलब्ध पौधे और जानवर। अब शुरुआती मानवों ने इस बदलाव को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। उन्होंने नोटिस किया कि बीज जमीन पर गिरते हैं और वहां से नए पौधे उगाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि अगर इन पौधों को चिड़ियों से बचाया जाए और इनके पकने का इंतजार किया जाए तो अनाज खुद उगाया जा सकता है। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस एक ऑब्जर्वेशन ने उन्हें दुनिया का पहला किसान बना दिया और नेचर के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। दूसरा खंड देखते हैं, बसने की प्रक्रिया यानी डोमेस्टिकेशन। अब जब लोग खेती की वजह से एक जगह रुकने लगे तो उन्होंने सोचा, क्यों न जानवरों को भी इस नए स्थायी जीवन का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने क्या किया कि अपने घरों के बाहर खाना छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे शांत जानवर उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। जानते हैं सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया? कुत्ते के जंगली पूर्वज को। उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी और आगे चलकर गाय और सूअर जैसे घास खाने वाले जानवर भी उनके झुंड का हिस्सा बन गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बहुत दिलचस्प बात है। शुरुआती मानवों ने अपने फायदे के लिए इन जानवरों के विकास को एक नई दिशा दी। उन्होंने चुनकर सिर्फ उन्हीं जानवरों को आगे बढ़ाया जो थोड़े शांत थे, अहिंसक थे और जिनके दांत और सींग थोड़े छोटे थे। वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड जानवरों में यही एक बेहद सोचे समझे रूट से किया गया बदलाव था। तीसरा खंड है स्थायी जीवन और भंडारण। अब देखिए, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाने और पकने में कुछ दिन नहीं बल्कि महीने या सालों लग जाते हैं। तो मजबूरन इन नए किसानों को फसल की देखभाल के लिए एक ही जगह रुकना पड़ा और यहीं से शुरुआत हुई परमानेंटली बसने की। लेकिन फसल काटने के बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इतने सारे अनाज को खाने और आगे बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सेफली स्टोर कैसे करें? इसी आवश्यकता ने मिट्टी के इन विशाल बर्तनों, टोकरियों और जमीन के गड्ढों का निर्माण करवाया। और अनाज के साथ साथ उन्हें ये भी समझ आया कि जानवरों के झुंडों को पालना दूध और मांस का एक लगातार स्रोत है। असल में ये जानवर उनके लिए प्री हिस्टोरिक तकनीक वाले चलते फिरते फूड स्टोर्स यानी वॉकिंग फूड स्टोर्स बन गए थे। चौथा खंड, नवपाषाण तकनीकी छलांग। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस बिल्कुल नई एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल को चलाने के लिए बिल्कुल नए तरीके के औजारों की ज़रूरत थी। इसे हम नियोलिथिक टेक लीप कह सकते हैं। एक हिस्ट्री प्रोफेसर होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप सभी इस तकनीकी छलांग को थोड़ा गहराई से समझें। पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण युग के औजार खुरदरे और कटे हुए थे, जो मूल रूप से शिकार करने के लिए थे। लेकिन नियोलिथिक युग आते आते मानव अचानक उन औजारों की तरफ मुड़ गया जो स्पेसिफिकली खेती की ज़रूरतों और अनाज प्रोसेसिंग के लिए ही इंजीनियर किए गए थे। इन आर्कियोलॉजिकल सबूतों पर एक नज़र डालिए। ये औजार पुराने डिज़ाइन से एकदम अलग हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें सिर्फ तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि बहुत मेहनत से घिसकर और पॉलिश करके बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि पॉलिशिंग करना इतना जरूरी क्यों था? क्या सिर्फ सुंदर दिखने के लिए? बिल्कुल नहीं। फसलों की भारी मात्रा को डंडल समेत बिना नष्ट किए सफाई से काटने के लिए एक बेहद तेज, बेदाग और मजबूत धार की जरूरत थी। और पॉलिशिंग ही वो अकेला तरीका था जिससे पत्थर पर इतनी फाइन और टिकाऊ कटिंग एज बनाई जा सकती थी। इसके अलावा उन्होंने कठोर अनाज को पीसकर खाने योग्य आटा बनाने के लिए चिकने पत्थर के मोर्टर और पेस्टल का भी आविष्कार किया,
सोचिए, ये नवपाषाण तकनीक इतनी असरदार थी कि हजारों साल बीत जाने के बाद आज भी ओखली और मुसल के रूप में हमारी रसोइयों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी खंड पर आते हैं। आरंभिक गांव में जीवन कैसा था। मेहरगढ़ के प्राचीन स्थल को एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कैसे इन सब ने मिलकर एक जटिल समाज का निर्माण किया। बोलन दर्रे के पास जो मेहरगढ़ स्थित है, वहां के लोग चौकोर या आयताकार घरों में रहते थे, जिनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। वहां मिले सबूतों से ये क्लियर होता है कि इनमें से कुछ कमरों का इस्तेमाल निश्चित रूप से अनाज भंडारण यानी ग्रेन साइलोज के रूप में होता था। ये उनकी एडवांस्ड वास्तुकला को दिखाता है। और घरों के साथ साथ उनकी आस्थाएं और धार्मिक मान्यताएं भी डेवलप हुईं, जिसे हम उनके अंतिम संस्कारों में देख सकते हैं। मृतकों को बहुत सम्मान और जरूरी सामानों के साथ दफनाया जाता था, जैसा कि उत्खनन में मिली इस कंकाल वाली साइट को देखिए। मृत मानव के ठीक बगल में एक बकरी का कंकाल होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों। ये एक बेहद गहरा धार्मिक बयान था। उनका विश्वास था कि मौत के बाद भी आगे एक जीवन है, और ये बकरी मृतक को परलोक में भोजन देने के लिए थी। तो अगर इस पूरी क्लास को हम एक जगह समेटें तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक बीज के उगने का इंतजार करने जैसी छोटी सी क्रिया ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने हमें पॉलिश्ड तकनीकी औजार दिए, स्थायी घर दिए और एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी दी। एक अच्छा ऐतिहासिक विश्लेषण हमेशा हमारे वर्तमान को भी देखने का नया नजरिया देता है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को मैं एक सवाल पर छोड़ती हूँ। आज जब आप अपने घर में किसी पालतू जानवर को देखें या रसोई में रखी ब्रेड को देखें, तो इस बारे में जरूर सोचिए, इतनी प्रगति के बाद भी क्या नवपाषाण क्रांति सच में कभी खत्म हुई है? आज के लिए बस इतना ही। हिस्ट्री के इस आश्चर्यजनक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।